अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेपरे के अगेंस्ट यूज़ हो रही होती है। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव विसर्ड फास्ट वेसल है, और बैक्टीरिया जो होता है बेसिकली इस तरह दरमियान में ना शहजादों की तरह बैठा होता है, और साइड पे उसके जो होता है ना पूरा दरबार लगा होता है, सेंटर में रेड कारपेट होता है और इस तरह से बैठा होता है। अब इसके गिर्द होती है इसकी सेल वॉल। सेल वॉल का एक कंपोनेंट होता है विच इज़ माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड को आपने याद रखना है क्योंकि हमने इसकी प्रोटेक्शन की जो उसने लेयर्स साइड बनाई हुई है ना, यानी ये पूरी एक उसने लेयर बनाई हुई है फ़ौजियों की, हमने इनको तबाह करना होता है क्योंकि हम इसको तबाह करना चाहते हैं बिकॉज इसकी इंटेंशंस कोई पाक इरादे नहीं है बॉडी में आने के बाद। ये एयर में पर्सन टू पर्सन फैल जाता है, कई पार्ट्स को इफेक्ट करता है। ज़्यादातर ये लंग्स को इफेक्ट कर रहा होता है। लंग्स को इफेक्ट कर रहा है तो पल्मोनरी टीबी है, किसी और ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है सेकेंडरी टीबी है। पल्मोनरी टीबी प्राइमरी टीबी होती है। साइन एंड सिम्टम शो नहीं हो रहे तो लेटेंट टीबी है। कौन ज़्यादा रिस्क पर होते हैं? बच्चे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल ज़्यादा रिस्क पर होती हैं। वो लोग होते हैं जो कि जिनको एड्स होता है या फिर जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई होती है। ठीक है, दवाइयाँ मिलती हैं लोगों को तो वो एक ड्यूरेशन के लिए मिलती हैं दवाइयाँ, ओके, बट बिसाइड ड्यूरेशन कोई एक दवाई नहीं मिलती, पूरा हम कहते हैं कि 4 दवाइयाँ आपने लेनी है, यानी मल्टीपल रेजिमेंट्स, मल्टीपल ड्रग्स और रेजिमेंट्स की फॉर्म में उनको ले रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी मल्टीपल रीजंस है, जिसमें पहले ये कि सेल वॉल जो है इम्पर्मेबल होती है और लिपिड रिच होती है। ये जाके मैक्रोफेज इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये जाके मैक्रोफेजेस के अंदर रिसाइड कर रहा होता है। इसकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है और इसके रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स एमर्ज कर रहे हैं। बिसाइड दैट ये डॉर्मेंसी के पीरियड के अंदर भी चला जाया करता है। तो ये सारे मसले हैं जिनको सॉल्व करने के लिए रेजिमेन की फॉर्म में ड्रग दी जाती है, जो मल्टीपल ड्रग थेरेपी दे रहे होते हैं। अब फर्स्ट लाइन ड्रग्स की बात करें तो INH, रिफामाइसिन्स, इथेम्ब्यूटेनोल और पायराजिनामाइड, ये ड्रग्स होती हैं। इनकी जो रिकमेंडेड डोजेस होती है वो 5, 10, 15, 25 होती है mg पर kg, और मैक्सिमम डोजेस 300 mg और 600 mg होती है। कॉम्बिनेशन के अंदर ये ड्रग दी जाती है तो पहले तो हमने लिख देना है रिफामाइसिन और पायराजिनामाइड। अब यहाँ पर पहली जगह पे क्या लिखना है, उसके लिए लड़ाई होती रहती है। तो आइसोनियाज़िड कहते हैं मैंने आना है, जबकि इथेम्ब्यूटेनोल कहता है कि मैंने आना है, तो हम दोनों को बारी बारी लिख देते हैं। अब फिर क्या होता है कि रिफामाइसिन जो है वो इस लड़ाई से तंग के अलग बैठ जाता है। फिर ये दोनों लड़ते हैं कि हमने अब उसके साथ जाना है, दूसरा कहता है मैंने उसके साथ जाना है, तो इसको अलग अलग जगह दे देते हैं। एंड पर क्या होता है कि इन दोनों की ही आपस में सुलह हो जाती है, तो फिर इन दोनों को साथ लिख देते हैं। और फिर दूसरी ड्रग्स तो मौजूद ही हैं, तो इनको दे रहे होते हैं 6 मंथ ड्यूरेशन के लिए, इनको भी दे रहे होते हैं 6 मंथ ड्यूरेशन के लिए। एक बंदा कम हो गया तो ड्यूरेशन हो गया 9 मंथ्स, ठीक है। अब रिफैम्पिन थक गया इस सारी लड़ाई से तो ड्यूरेशन हो जाएगा 12 मंथ। इन दोनों की सुलह आ गया, दैट इज़ अ ह्यूज थिंग, राइट। तो 18 मंथ्स। लेकिन अदर्स आ रहे हैं तो अदर्स भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनको यानी 24 मंथ्स के लिए देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, जो थेरेपी होती है इसके लिए उसे हम कहते हैं डॉट्स, यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स, जो कि 6 माह का रेजिमेंट होता है इसका। और इसमें हेल्थ केयर वर्कर पेशेंट को देख रहा होता है कि वो दवाइयाँ डाले अपने मुंह के अंदर, ठीक है। और ऐसा करना होता है 2 माह तक उसको देखना होता है। अच्छा, अब पल्मोनरी टीबी की अगर दवाइयों की बात करें तो पल्मोनरी टीबी को ट्रीट करना है तो उसके लिए 2 फेजेस के अंदर चल रहे होते हैं ट्रीटमेंट। एक होता है इंटेंसिव फेज़ और दूसरा होता है कॉन्टीन्यूएशन फेज़। इंटेंसिव फेज़ होता है 2 माह के लिए, कॉन्टीन्यूएशन फेज़ होता है 4 माह के लिए। इंटेंसिव फेज़ के अंदर चारों दवाइयाँ ही हम दे रही होती हैं फर्स्ट लाइन वाली, लेकिन जो कंटिन्यूएशन फेज़ होता है उसके अंदर बस आइसोनियाज़िड और रिफामाइसिन होती हैं, इन दोनों को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। पल्मोनरी टीबी की बात होगी। अगर बात करें एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का भी रेजिमेंट सेम होता है एज़ दैट ऑफ द पल्मोनरी टीबी, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो आपने करना होता है मिनिमम 9 से 12 माह के लिए, ओके। एक और टाइप भी होती है टीबी की, मैंने वो टॉक्ड अबाउट द टाइप्स इन स्टार्ट। तो एक होता है लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी में थोड़ा सा ये है कि आपने एक सिंगल ड्रग देनी होती है, सिंगल ड्रग थेरेपी इसके लिए यूज़ होती है। अब वो जो सिंगल ड्रग देनी है वो आप INH अगर दे रही हैं तो उसमें आपके पास 2 रास्ते हैं किस तरह से INH को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पहला रास्ता ये है कि 300 mg पर डे दे दो और ऐसा करना है 9 माह के लिए। दूसरा रास्ता ये है कि 900 mg ट्वाइस वीक दे देना है और ये भी करना है 9 माह के लिए। तीसरा रास्ता ये है कि रिफामाइसिन दे दो और 600 mg पर डे 4 माह के लिए, ठीक है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट लेटेंट टीबी का। अब फिर प्रेगनेंसी है अगर और उसके दौरान टीबी हो गया तो उसमें क्या करना है, तो ये चारों ड्रग्स ही देनी होती हैं टीबी इन प्रेगनेंसी, बट देनी होती हैं फॉर 9 मंथ्स। डिटेल की बात करें तो आइसोनियाज़िड, रिफामाइसिन, इथेम्ब्यूटेनोल और पायराजिनामाइड है, ठीक है। आधा आपको नज़र आ रहा है, आधा आप इमेजिन कर लें, मतलब उधर पहुंचूंगी तो मैं दिखा दूंगी, ठीक है। मगर बहरहाल
क्या है कि सारी जो है बैक्टीरियासिडल ड्रग है एक्सेप्ट ईथेम्ब्यूटेनोल। तो ईथेम वी हैव टू सी विच ड्रग्स इज नॉट बैक्टीरियासिडल बट इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। तो सी में ये ईथेम्ब्यूटेनोल है, एस से आ जाता है बैक्टीरियोस्टैटिक। तो एक चीज़ बैक्टीरियोस्टैटिक है, याद कर लिया। बाकी आइसोनियाज़िड और पायराज़िनामाइड ये वो वाहिद दो ड्रग्स हैं जो कि प्रो ड्रग्स हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें थी बेसिक। अब हम आगे चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। आइसोनियाज़िड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि माइकॉलिक एसिड जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है उसको जाके अटैक किया, सेल वॉल वीक होगी, बैक्टीरिया की तबाही मच गई, ठीक है। अच्छा, बिसाइड्स दैट ये क्या करता है कि जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं उनका इनहिबिटर होता है, जिसकी वजह से फेनेटोइन, कार्बामेज़ेपिन और बेंजोडायज़ेपिन्स जो होते हैं उनके लेवल इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन जब इसे रिफामाइसिन के साथ यूज़ कर रहे होते हैं तो ये लिवर के एंजाइम्स का इंड्यूसर होता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये लिवर के अंदर एसिटाइलेशन के थ्रू इसकी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। अच्छा, अब किसी बंदा का लिवर है, उसने एसिटाइलेशन करनी है, तो ये किस रेट पर वो एसिटाइलेशन करेगा, ये उस बंदे के लिवर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। एशियंस का जो लिवर होता है वो फास्ट एसिटाइलेटर होता है, यानी वो 1 से 2 घंटे के अंदर ड्रग को एसिटाइलेट कर के तो बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो कॉकेशियंस या यूरोपियंस का होता है स्लो एसिटाइलेटर होता है, तो 2 से 5 घंटे तक वो ड्रग रहती है बॉडी में, यानी हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं हम। तो एशियंस जिन जो कि फास्ट एसिटाइलेटर्स हैं उनको आपको डोज ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि बॉडी जल्द अज जल्द निकाल रही है बाहर, या फिर आपको रिपीटेड डोज देनी पड़ेगी, ठीक है। इस पॉइंट को हम देखेंगे जब हम इसके पार्ट 2 में MCQ सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर के। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस किस तरह से डेवलप होता है, तो आप इतना याद रख लें, म्यूटेशन या डिलीशन हो जाती है CAT-G जीन की, या फिर म्यूटेशन हो जाती है INHA जीन की। एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम इसका ये होता है कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एक्टिव है, पर एटिपिकल वगैरह के अगेंस्ट इतना एक्टिव नहीं है। एडवर्स इफेक्ट्स स्पेसिफिक, अच्छा हेपेटोटॉक्सिसिटी तो ये चारों करती हैं। स्पेसिफिक इसका ये है कि जो ड्रग इंड्यूस्ड SLE है वो कॉज कर रहा है। बिसाइड्स दैट पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ द B6 लेवल। तो साथ साथ आपने B6 देते जाना है, और वो कितना देना है, वो आपने देना होता है 25 से 50 mg पर डे ओरली, ठीक है। फिर रिफैम्पिन की तरफ आए तो रिफैम्पिन DNA डिपेंडेंट RNA पोलीमरेज की बीटा सब यूनिट में बाइंड कर जाता है और वहाँ पर RNA की ट्रांसक्रिप्शन यानी सिंथेसिस ब्लॉक होगी। लेकिन ये लिवर के एंजाइम्स का इंड्यूसर है, यानी एंटीकोगुलेंट, एंटी कन्वल्सेंट्स, एंटीवायरल्स और कॉन्ट्रासेप्टिव्स का लेवल ये डिक्रीज करता है। कॉन्ट्रासेप्टिव की बात याद रखनी है, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैक्टीरियासिडल को अगर मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस को देखें तो वो RPOB जीन को म्यूटेशन हो तब ये इसकी रेजिस्टेंस आ जाती है। एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ये ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव कोका है, और उसके अलावा टिपिकल में TB, लेप्रोसी, और एटिपिकल के अंदर MCL आ जाता है, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया और लेजेनेला, इनके अगेंस्ट भी एक्टिव है। एडवर्स इफेक्ट के अंदर हिपेटोटॉक्सिक तो है ही, पर उसके अलावा स्वेट, सलाइवा और टीयर्स ऑरेंज कलर के हो जाते हैं, ऑरेंज डिस्कलरेशन मौजूद होती है। बिसाइड्स दैट फ्लू लाइक सिम्टम्स यानी फीवर, चिल्स और माइल्जिया प्रेजेंट है। प्रोटीनूरिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्रेजेंट है। आगे हम चलें तो यूजेस इसके देखें तो टिपिकल तो पहले यूजेस हैं कि ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी में यूज़ होता है। बिसाइड दैट एटिपिकल यानी MCL में भी यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा कुछ ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकल एंड स्टेफाइलोकोकल प्रॉब्लम्स के अंदर भी यूज़ होता है, इंक्लूडिंग द ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस। इसके अलावा मेनिंजोकोकल या स्टेफाइलोकोकल की जो कैरियर स्टेट्स होती हैं उनको इरेडिकेट करने के लिए भी इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंट। इथेनब्यूटेनोल अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से अरेबिनोग्लाइकन पॉलीमर्स की सिंथेसिस नहीं होती और सेल वॉल की परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। EMB जीन की म्यूटेशन की वजह से इसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर ऑप्टिक न्यूराइटिस है, एंड बिसाइड्स दैट देयर इज़ आर्थ्रेल्जिया। ऑप्टिक न्यूराइटिस यानी विजुअल एक्विटी कम हो जाती है, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस हो जाती है। अच्छा, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है 6 साल से कम उम्र के बच्चों में और उन लोगों में जो कि प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, यानी वो मुंह से बोल के नहीं बता सकते थे कि हमारी कलर की जो है परसेप्शन वो ख़राब हो गई है। पायराजिनामाइड को देखें, ये भी इंपॉर्टेंट था। पायराजिनामाइड को देखें तो एक्शन किस तरह से वो करता है कि प्रो ड्रग है अंदर जाता है तो पायराजिनामाइड डेज उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू पायराजिनोइक एसिड, और फिर ये क्या करता है, ये डिसरप्ट कर देता है ट्रांसपोर्ट फंक्शनिंग को और एनर्जी मेटाबॉलिज्म को, और इसकी जो रेजिस्टेंस अब डेवलप होती है जब म्यूटेशन हो PNC जीन के अंदर। बाकी ये हेपेटोटॉक्सिक या हाइपर यूरिसीमिया कॉज करते हैं। इसका स्पेसिफिक एक्शन ये है कि ये स्टेरिलाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है क्योंकि ये एलिमिनेट कर देता है रेजिडुअल इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म को जो कि रिलैप्स वगैरह कॉज कर रहे होते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि हमने फर्स्ट लाइन ड्रग्स तो पढ़ ली, हम सेकंड लाइन ड्रग की ज़रूरत क्यों है। सेकंड लाइन ड्रग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि रेजिस्टेंस है पहली के खिलाफ,
क्लिनिकल रिस्पॉन्स नहीं आया अच्छा खासा पहले के खिलाफ, या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस दे रहा है पहले। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स के लिए होता है। मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होती है आईएनएच और रिफामाइसिन के अगेंस्ट, लेकिन एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के अंदर इन दोनों के अगेंस्ट तो होती ही है, प्लस फ्लोरोक्विनोलोन्स के अगेंस्ट होती है, ठीक है, और साथ ही एक इंजेक्टेबल ड्रग के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होते हैं, ये क्यों आते हैं, इनकी कॉजेज़ क्या है। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट अनरिलायबल था, यानी ड्रग ही कम थी, या उसकी डोज कम थी, या फिर उसका ड्यूरेशन प्रॉपर नहीं था, या फिर बायो अवेलेबिलिटी कम रही है क्योंकि क्वालिटी आपको प्रॉपर नहीं मिली ड्रग की, या फिर इग्नोरेंस या इरेगुलर इनटेक, यानी ऑन द एंड ऑफ पेशेंट, ये था ऑन द एंड ऑफ फार्मेसी एंड इट वॉज ऑन द एंड ऑफ द डॉक्टर। सेकेंड लाइन ड्रग्स को क्लासीफाई करें तो ए ग्रुप के अंदर फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं जिसके अंदर लीवो मॉक्सी गैटी फ्लॉक्सासिन्स। बी के अंदर अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं जिसमें एमी का सिन या अम्मी का सिन और 2 माइसिन्स हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन कैनामाइसिन। सी के अंदर अदर ड्रग्स हैं जिसके अंदर इथायोनामाइड या प्रोथायोनामाइड, ठीक है। डी के अंदर पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड बेडाक्विनिलीन। कुछ ड्रग्स हैं जो कि लेप्रोसी के अंदर यूज़ होती हैं। लेप्रोसी के अंदर हमने काम क्या करना होता है कि हमने फर्दर ट्रांसमिशन नहीं होने देनी, हमने इन्फेक्शन को ख़त्म करना है, कॉम्प्लिकेशन को और मौत से बचाना है बंदे को। 3 ड्रग्स होती हैं, डैपसोन, रिफामाइसिन, क्लोफैक्सीमीन, ठीक है। अगर तो पॉसी बेसिलरी लेप्रोसी है तो उसमें 6 मंथ्स के लिए पहले 2 ड्रग्स दे देते हैं, लेकिन अगर मल्टी बेसिलरी है यानी एडवांस डिजीज़ है तो 12 माह के लिए तीनों ड्रग्स देंगे। डैपसोन एक एंटी लेप्रोसी ड्रग है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो डायहाइड्रोटीरियोइड सिंथेज को इनहिबिट करती है, इम्यूनोसप्रेसेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन करती है। इसके एडवर्स इफेक्ट में G6PD की डेफिशिएंसी यानी मेटहेमोग्लोबिनीमियाज, हेपेटाइटिस ए, प्लास्टिक एनीमिया एंड न्यूरोपैथी के अलावा एरेथीमा नोडोसम लेप्रोसम विच इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेप्रोसी बेसिकली। उसके अलावा क्लोफैक्सीमीन ये बैक्टीरियल रेप्लिकेशन की एक इनहिबिटर है, ग्वानिसिन को बाइंड कर जाती है बैक्टीरियल डीएनए में, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग भी है। जीआई इरिटेशन और इयोसिनोफिलिक होने के अलावा स्किन की डिस्कलरेशन कर रही होती है ऑन स्किन एक्सपोजर एज वेल एज इट इज़ कॉजिंग इचिंग एंड ड्राइनेस। यूरिन स्पूटम और स्वेट की भी डिस्कलरेशन होती है, कंजक्टिवा और कॉर्नियल डिस्कलरेशन भी मौजूद होती है। कुछ चीज़ें आप बुक से देख लेते हैं जो कि इधर मौजूद नहीं थी। ये आपने क्लासिफिकेशन ये भी आप सारा कर लें तो आप खुद बनाने के काबिल हो जाएंगे। बट यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है फास्ट एसिटाइलेटर्स का 60 to 90 मिनट्स और स्लो एसिटाइलेटर्स की हाफ लाइफ 3 to 4 आवर्स लिखी हुई है, विच वॉज स्लाइटली वेयरिंग फ्रॉम व्हाट आई टोल्ड बिफोर। ये हमने बात कर ली कि इतने mg से देना होता है पर डे ओरली। फिर आ जाती है बात कि क्लिनिकल यूजेस ऑफ रिफेम्पिन, वो यहाँ पर से देख लेना है कि उन्होंने MRSA स्ट्रेन्स और PRSP इनकी बात की हुई है, ठीक है। ये थोड़ी सी बात हमने मैं नहीं पहले जिक्र किया इसका। इसके अलावा अगर ऑल्टरनेटिव ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो उसके 10 नेम इंपॉर्टेंट है और MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, पर इनके एडवर्स इफेक्ट अगर आपने देखने हैं तो वो यहाँ पर से हाईलाइट कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आगे आते हैं ये जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के रेजिमेंट्स हैं, इसके अंदर रेजिस्टेंस में यहाँ पर देखें तो उन्होंने बात बताई हुई है कि जो टीबी सिर्फ INH के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है उसको 6 माह के लिए हम रिफामाइसिन प्लस पायराजिनामाइड प्लस इथेम्बुटानोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ से देख ली। एस डैप्सोन की तो हमने बात की, पर एस डैप्सोन एक रिपोजिटरी फॉर्म होती है डैप्सोन की, और स्पेशली हेमासिस्टिस के ट्रीटमेंट के लिए एड्स के पेशेंट में ये दे रहे होते हैं। NTM में अगर तो मैक ने अटैक किया हुआ है तो फिर आपके ने 2 चीज़ें देनी होती हैं। एक चीज़ में जो है वो जो आपने पहली ड्रग देनी है उसमें आपने डालना है क्लेथ्रोमाइसिन डाल दें, या फिर आप डाल दें एजिथ्रोमाइसिन, कोई भी इन दोनों में से एक। फिर दूसरी जो डालनी है उधर रिफाब्यूटिन डालनी है, वो भी विद और विदाउट रिफाब्यूटिन है, ज़रूरी नहीं है। बहरहाल जो इसका रेजिमेन है ना जो यूज़ होता है वो हम किस तरह से रेजिमेन यूज़ करते हैं, वो होती है कि एजिथ्रो या क्लेथ्रो दे दो, ठीक है। पहला वही हो गया डब्बा। दूसरे डब्बे में आपने देने हैं इथेम्ब्यूटानोल लाजमी, और तीसरे डब्बे में आपने देनी है रिफाब्यूटिन, ठीक हो गया। बाकी उन्होंने ये बताया हुआ कि CD4 काउंट अगर लेस देन 50 माइक्रोलीटर हो तब ये यूजली थेरेपी रिकमेंड की जाती है। और बाकी जो और कुछ उन्होंने स्पीशीज़ के नाम लिखे हुए हैं उनके अंदर एसिम्प्टोमेटिक ही होती है डिज़ीज़, और जो लाइन फर्स्ट लाइन या सेकेंड लाइन दे दें तो अफाका हो जाता है।